क्या हुआ? आदर्श ने पूछा। आदर्श ने पहली बार छुटकी को इस तरह के एक्सप्रेशन लिए हुए देखा था, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। छुटकी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बस नकुल की गहरी लाल सोल को घूर रही थी, जो नॉर्मल हरी या नीली सोल की तरह नहीं थी जिन्हें आदर्श ने पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि भयानक लाल सोल ने छुटकी को एक कर्ज के तहत रखा था। उसने अपने चेहरे पर एक मुड़ी हुई मुस्कान रखी हुई थी। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि एक 10 साल की बच्ची अचानक ही ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना लेगी। शायद वो सच में छुटकी को शुरू से ही नहीं समझ पाया था। वो कभी नहीं जानता था कि उसने स्कूल जाने के बजाय हीरो हंटिंग एजेंसी में हंटर होने पर जोर क्यों दिया। उसे समझ नहीं आया कि उसने हंटर मास्टर का टाइटल कैसे हासिल किया। जब इतने सारे मैजिशियंस को एक ही टाइटल हासिल करना बेहद ही मुश्किल लगता था, और न ही उसे पता था कि वो अपने प्यारे एडोरेबल अपीयरेंस के पीछे इतनी मैच्योर और इंटेलिजेंट क्यों थी। छुटकी चुप रही। जब आदर्श ने नकुल की सोल को अपने ब्लैक पेंडेंट के अंदर रखा तो भी वो नहीं हिली। वो सोच में डूबी थी और उसका सिर नीचे था, और उसके एक्सप्रेशन तेजी से बदल रहे थे। क्या हुआ? क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? आदर्श ने नकुल की सोल को रखने के बाद छुटकी के कंधे पर अपना हाथ रखा। छुटकी को कुछ याद आ गया था। जब उसने अपने मैच्योर लेकिन यंग चेहरे को उठाया तो आदर्श ने उसकी आंखों में नफरत की एक झलक देखी। मैं इस तरह की एक अलग रंग की सोल की तलाश कर रही हूँ, छुटकी ने आदर्श को गंभीरता से बताया। क्या इस सोल के बारे में कुछ खास है? आदर्श ने पूछा। मेरा लास्ट पार्टनर इस तरह की एक गहरे लाल रंग की सोल के कारण गायब हो गया था, छुटकी ने कहा। तुम्हारा लास्ट पार्टनर? आदर्श अनक्लियरली कुछ याद कर सकता था, लेकिन वो ये याद नहीं कर सका कि किसने इसका उल्लेख किया था। छुटकी फिर से चुप हो गई, इसलिए आदर्श ने पूछना जारी रखा। क्या मैं तुम्हें फिर से सोल दिखाऊं? नहीं, रहने दो। मुझे पहले से ही पता था कि वो आदमी अभी भी कहीं छिपा हुआ है, और अब मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ जिसकी मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए तलाश करनी चाहिए, छुटकी ने कहा। आदर्श उलझन में था, क्योंकि छुटकी शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसका एकमात्र ऑप्शन बूढ़े दादाजी से बाद में इसके बारे में पूछना था। आदर्श ने आगे की जांच करने का फैसला किया था। छुटकी उसकी पार्टनर थी और छोटी लड़की ने कई चीज़ों में उसकी मदद की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे रिवॉर्ड में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए क्विस्ट से ज़्यादातर कमीशन उसे ही मिलता था। छुटकी हंटर मास्टर का काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। शुरू में आदर्श ने सोचा कि छुटकी फैमिली बिजनेस में मदद करने में उसके इंटरेस्ट के कारण ऐसा कर रही थी, लेकिन आज उसके अजीब एक्सप्रेशन के बेस पर ऐसा लग रहा था कि इसके और भी कारण थे। मामले को हाथ में लेने के बाद उसे डिटेल्स जानने के लिए दादाजी के पास जाना होगा। आदर्श घूम गया और आहन और अवनी की ओर चल दिया। आदर्श को सरप्राइज हुआ कि अवनी, जो पहले घावों और चोटों से ढकी हुई थी, पहले ही अपने आप ठीक हो गई थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं बचा था। उसे देखते हुए आदर्श ने जानबूझकर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, एक वेम्पायर को अभी भी एक इंसान माना जा सकता है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अवनी ने अपना सिर उठाया और आदर्श को देखा। वो अब मुश्किल से अपने दांतों को हटा सकते थे। ये बताना मुश्किल था कि क्या उसने इसे सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो वेम्पायर में बदल गई थी, या उसने शुरुआत करने की पूरी उम्मीद खो दी थी। उसने एक दयनीय मुस्कान के साथ कहा, मेरी बहन का बदला ले पाना ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होता है। भले ही मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए एक मजबूत और शांतिपूर्ण ज़िंदगी पसंद करेगी, लेकिन ये तुम्हें अपनी पसंद खुद बनाई है, और जो हुआ है उसे पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। अब तुम पहले जैसी नहीं रही, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में भी आगे बढ़ सकती हो। आदर्श ने कुछ सुकून देने वाले शब्दों के साथ उसे दिलासा देने की कोशिश की। अवनी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। इसलिए नहीं कि आदर्श के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे, लेकिन जैसा कि उसने उल्लेख किया था, वो पहले से ही जानती थी कि वो आगे बढ़ने वाली जिंदगी जीने वाली थी। वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और धीरे धीरे अंधेरे में दूर चली गई। वो शहर की बाउंड्रीज की ओर बढ़ रही थी। आदर्श ने उसे चुपचाप जाते हुए देखा। उसने उसे रहने के लिए नहीं कहा, न ही उसने एक संत की तरह काम किया और उसे वार्निंग देने के लिए एक धर्मी लेक्चर दिया कि जब वो अपना नियंत्रण खो देगी तो वो उसे नष्ट कर देगा। गहरे अंधेरे में जाते हुए अवनी का फिगर धीरे धीरे धुंधला हो गया। अंधेरी लेकिन एंडलेस सड़क उसे अपने जीने के नए तरीके का पता लगाने के लिए काफी समय देगी। इसमें आदर्श उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। क्या तुम सीरियसली उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? आहन ने बड़ी दया के साथ कहा। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो?
उसे एक बेड वार्मर के रूप में रिक्रूट करूं? नहीं, मैं इसे करने से ज़्यादा खुश हूँ, आदर्श ने कहा। ये सच है कि वो पहले से ही तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए अनिच्छुक है। जब वो अभी भी एक इंसान थी, अब तो छोड़ ही दो, इसे भूल जाओ, उसे रहने दो। मैं केवल ये आशा करता हूँ कि वो खून के लालच में अपने अंदर के गुणों को नहीं खोएगी। यहाँ तक कि अगर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो उसे इसके बजाय हमारे पास आना चाहिए। हम अपनी नियति की पुकार को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आहन ने कहा, जिसका साफ मतलब था कि वो अफवाहों को जानता था कि ब्लड ट्राइब हमेशा कुछ और कर रही होगी जब वे अपने शिकार का खून पी रहे होंगे। आदर्श ने सिर हिलाया क्योंकि वो आहन के बयान से सहमत था। किसी भी तरह इंसिडेंट खत्म हो गया था। नकुल जिस वेम्पायर फैमिली से आया था वो आदर्श के कंट्रोल से बाहर थी। हंटर यूनियन को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। वे निश्चित रूप से शहर में पूरी तरह से खोजबीन करेंगे और उन सभी लोगों के साथ व्यवहार करेंगे जो अतीत में वेम्पायर्स के संभावित शिकार के रूप में एक अजीब मौत मर चुके थे। इसलिए वेम्पायर फैमिली कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रखेगी। आदर्श को अपनी ज़रूरत के नुकीले दांत मिल गए थे और अवनी को उसका बदला। ये बेसिकली सबसे अच्छा एंड था जिसकी वो उम्मीद कर सकता था और अब समय सुरेंद्र को नुकीले दांत सौंपने का था। पहले आदर्श अपने इक्विपमेंट हासिल करने के बाद हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को चैलेंज देने का प्लान बना रहा था। वो पहले से ही दूसरे चैलेंज वीक से गुजर चुका था, इसलिए वो केवल अगले महीने रैंकिंग पर चढ़ सकता था। वो एक बड़ी रकम कमाने के लिए वॉरियर लेवल सोल एसेंस को बेच सकता था और पिछले कमांडर लेवल बीस्ट की लाश से मिले पैसों के साथ उसके पास खुद का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खरीदने के लिए काफ़ी पैसा होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट प्राप्त करना फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका था। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ वो एक हाई रैंक पर चढ़ने में सक्षम होगा और ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने के लिए ज़्यादा समय हासिल कर पाएगा, जो तब उसके लाइटनिंग और शेडो नेबुला को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। स्ट्रेंथ में सुधार की प्रोसेस एक स्नोबॉल रोलिंग की तरह थी। एक बार जब स्नोबॉल एक धक्के के साथ लुढ़कना शुरू कर देती तो यह जितनी दूरी तय करती थी उतनी ही बड़ी होती जाती थी। आदर्श को अब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी अपने कल्टीवेशन को स्पीड देने के लिए कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरे लिए वेम्पायर के दांत ले आओगे। मैंने पहले जिस हंटर मास्टर को काम पर रखा था उसे वेम्पायर के एक बाल भी नहीं मिला। तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो वेरी वेरी इम्प्रेसिव है। सुरेंद्र की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि आदर्श उसे वेम्पायर के दांत सौंप रहा था। वैम्पायर जैसे क्रिएचर काफ़ी रेयर थे। अगर सुरेंद्र एक ऐसे व्यक्ति से नहीं टकराता जो थोड़े समय में जुड़वा बहनों की एक जोड़ी को निशाना बनाने के लिए काफ़ी बोल्ड था, तो आदर्श उसे समुद्र की गहराई में ढूंढने के बाद भी नहीं ढूंढ पाता। कोई आश्चर्य नहीं कि सुरेंद्र अपनी नॉर्मल महंगी फीस के बजाय वैम्पायर के दोनों नुकीले दांतों के लिए ट्रेड करने को तैयार था। आदर्श को पता नहीं था कि सुरेंद्र को वैम्पायर के नुकीले दांतों की ज़रूरत क्यों थी। उसे केवल इस बात की टेंशन थी कि उसे नया इक्विपमेंट कब तक मिल सकता है ताकि वो टॉप 30 में रैंक करने वाले स्टूडेंट्स को चैलेंज दे सके। टॉप 30 में होने पर वो ट्रेजर टावर में 3 दिन और 3 रात के लिए कल्टीवेशन कर पाएगा। क्योंकि आदर्श के पास अब 4 एलिमेंट्स थे, इसलिए उसकी कल्टीवेशन रेट ट्रेजर टावर की तीसरी मंजिल पर एक नॉर्मल इंटरमीडिएट मैजिशियन की तुलना में 2 गुनी होगी। उसे अपने लाइटनिंग एलिमेंट को 3rd टियर तक सुधारने की बहुत ही ज़रूरत थी और उसने खुद को तैयार करने के लिए मेडिटेट करने में काफ़ी समय भी बिताया था। अब उसे बस ट्रेजर टावर की मदद से एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी। तो आप मुझे आर्मर कब तक दे सकते हैं? मैं इसके साथ रैंकिंग पर चढ़ने की उम्मीद कर रहा हूँ, आदर्श ने वैम्पायरिक बूढ़े आदमी से कहा। जब तक कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था तो बूढ़ा बेहद ही जिद्दी था, लेकिन जब उसे नुकीले दांत मिले तो उसने तुरंत ही एक परोपकारी और दयालु चेहरा बना लिया। पेशेंस यंग मैन, मैं अगले चैलेंज वीक तक तुम्हारे हाथों में वो आर्मर सौंप दूंगा जिसका तुम सपना देख रहे हो, सुरेंद्र ने एक मुस्कान के साथ कहा। जब बूढ़े आदमी ने अपना वादा दिया तभी जाकर आदर्श को आराम मिला। आदर्श वैम्पायर के सोल एसेंस को बेचने की जल्दी में नहीं था। सच तो यह था कि आन की फैमिली के पास शहर में एक रिलायबल मार्केट प्लेस था। आहन उसे खजाना बेचने में मदद करने के लिए भी तैयार था। फिर भी आदर्श ने छुटके के रिएक्शन को याद करने के बाद सोचा कि थोड़े देर के लिए सोल एसेंस को रखना ही ठीक था और उसे पता करना चाहिए कि गहरे लाल रंग की सोल के बारे में क्या खास था। आदर्श कुछ दिनों के लिए छुटकी से नहीं मिल सका और न ही उसे पता था कि वो क्या ढूंढ रही थी। उनके विचार पूरी तरह से अजीब इंसिडेंट से व्यतीत थे। आदर्श हीरो हंटिंग एजेंसी पहुंचा ताकि वो दादाजी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके।
लेकिन उसके सरप्राइज़ के लिए उसने एक सेक्सी लेदर आउटफिट में एक अट्रैक्टिव गरिमापूर्ण लुक वाली एक लड़की को देखा जो एक ठंडे ऑरा के साथ बैठी हुई थी। सीनियर सिस्टर, आप यहाँ कैसे? आदर्श ने ईशाना को ग्रीट किया। मायानगरी में हुए इंसिडेंट के बाद से वे नहीं मिले थे। ये बिना कहे समझ में आ गया कि एक करप्टेड काउंसिलमैन के उस इंसिडेंट में शामिल होने की वजह से गंदगी को साफ करने में बहुत ही समय लग गया था। ईशाना जो मैजिक कोड की वाइस लीडर थी उसके पास बहुत ही काम था। ईशाना ने आदर्श की तरफ देखा और स्माइल पास की। उसे आदर्श का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन था। मैं बस यहाँ घूमने आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी से मिलना मेरी किस्मत में ही नहीं है। ईशाना ने पुरानी बिल्डिंग को देखा जो एक कॉफ़ी शॉप और एक टी हाउस दोनों थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ की हर चीज़ें उसकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई थी। अजीब, सब कहाँ गए? यहाँ तक कि दादाजी भी यहाँ नहीं है। आदर्श ने हैरानी से कहा। क्या हुआ? ऐसा लगता है तुम्हें कोई परेशानी है? ईशाना ने पूछा। आदर्श ने ईशाना को देखा और याद किया कि यह अट्रैक्टिव पावरफुल मैजिक कोड की वाइस लीडर छुटकी की बहन थी। वो छुटकी के बारे में बूढ़े दादाजी से ज़्यादा जानती होगी। आदर्श ने उसे बताया कि कैसे उसने और छुटकी ने वैम्पायर का शिकार किया था और अजीब रेड सोल पर जोर दिया जो नकुल के शरीर से निकली थी। ईशाना ने आदर्श को अपनी चमकीली आंखों से एक सरप्राइज्ड लुक दिया और फिर पूछा, क्या तुम श्योर हो कि सोल रेड ग्लो कर रही थी? आदर्श ने सिर हिलाया। वो ईशाना के रिएक्शन से बता सकता था कि इसके बारे में कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने मामले को आगे बढ़ाया। सच तो यह था कि छुटकी अभी भी बहुत ही छोटी थी। जब उसने उसके चेहरे पर ट्विस्टेड एक्सप्रेशन को याद किया तो वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। छुटकी ने मुझे बताया कि इसका उसके पिछले पार्टनर से कुछ लेना देना है। क्या उसका पार्टनर जिंदा है? आदर्श ने पूछा। ईशाना उदासी से हंसी। उसके चेहरे पर दुख का एक संकेत था। जब ईशाना ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो आदर्श ने धीरे से पूछा, क्या ये ऐसी चीज़ है जिस पर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए? ईशाना ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये बात सिर्फ उस पार्टनर की है जिसका तुमने उल्लेख किया है। वो हमारे लिए कोई ख़ास है क्योंकि वो हमारे गुज़र चुके पापा हैं। आदर्श का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। वो बता सकता था कि वो व्यक्ति छुटकी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो व्यक्ति एक्चुअली उसके पापा होंगे। छुटकी छोटी उम्र से ही बेहद ही टैलेंटेड रही है। उसे हंटर आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए मेरे पिता उसे अकेले ले जाते थे जब वो बिना खतरों वाले क्विस्ट कर रहे होते थे, और उन्होंने उसे सिखाया कि एक महान हंटर बनने के लिए क्या करना चाहिए। छुटकी बहुत ही छोटी उम्र से ही उनके साथ रही है, इसलिए वो उसके लिए न केवल एक पिता थे बल्कि एक टीचर, दोस्त और सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्टनर थे। यह जगह उनकी हंसी से भरी हुआ करती थी, और हर बार जब वे किसी क्वेस्ट पर से वापस आते थे तो छुटकी खुशी खुशी इधर उधर भागती थी, अपनी मुस्कुराहट से अपने छोटे दांत दिखाते हुए सभी को इसके बारे में बताती थी। पिता और बेटी ने एक अच्छी टीम बनाई और कुछ कठिन क्वेस्ट पर भी छुटकी अपने एक्सपीरियंस्ड पिता को कुछ यूज़फुल क्लू देने में सक्षम थी। ईशाना ने उदास आवाज़ में समझाया। हालांकि ईशाना ने केवल छुटकी और उसके पिता के बीच के रिश्ते को थोड़ा ही समझाया था, लेकिन आदर्श ने तुरंत ही एक पेशेंट हंटर के जेंटल सीन को अपनी स्मार्ट एनर्जेटिक छोटी प्रिंसेस को पढ़ाते हुए इमेजिन किया। छुटकी ज़रूर ही उस समय छोटी परी रही होगी जो हमेशा खुश और जिंदा दिल हो। जब आदर्श पहली बार उससे मिला तो वो पहले से ही एक हंटर मास्टर थी। वो एक मासूम छोटी लड़की से एक आउटस्टैंडिंग फियरलेस हंटर के रूप में विकसित हुई थी, और ये बिना कहे पता चल जाता था कि उसके पिता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और उसकी देखभाल बड़े प्यार और देखभाल के साथ की थी। छुटकी ने अपने पिछले पार्टनर के बारे में बहुत ही कम बात की थी। शायद अपने छोटे से दिल में उसने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसके पिता का देहांत हो गया है। तो डार्क रेड सोल का तुम्हारे पिता की मौत से क्या लेना देना है? आदर्श ने पूछा। ईशाना ने कहा, ये पॉसिबल है कि हमारे पास सच्चाई के बारे में एकमात्र सुराग है, क्योंकि हमारे पिता की सोल भी डार्क रेड कलर की थी जब उनका निधन हो गया, जैसे कि उन्हें एक कर्स के अंडर रखा गया हो। मैंने पहले केवल ग्रीन और ब्लू सोल्स को देखा है। ये सच है कि मैंने पहले कभी डार्क रेड कलर्ड सोल को नहीं देखा है, जिसका मतलब है कि यह किसी स्पेशल टाइप का डेथ मार्क होना चाहिए, आदर्श ने अनुमान लगाते हुए कहा। ईशाना ने जोर से सिर हिलाया।